जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो यहाँ पर सीडीपी का आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि आज से डेली आपको यहाँ पर पूरे 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सीडीपी के मिलने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्बलन है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या है कि वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम यहाँ पर प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो आंशिक पुनर्बलन होता है, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ी क्षणिक जो होता है, थोड़ी देर के लिए दिया गया पुनर्बलन क्या होता है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक वहां पर प्रभावी होता है। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या फिर अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर क्या हो जाएगा शिक्षकों से यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपना निर्णय खुद से लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि तनाव को कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष ढंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यहाँ पर समस्या समाधान विधि कहलाते हैं, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं, व्यक्तिगत विधि कहलाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष ढंग होते हैं तनाव को कम करने के लिए वो रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क, यहाँ पर क्या है कि डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। तनाव होता है, बिछड़ापन हो जाता है, डिसलेक्सिया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा जो मस्तिष्क की संरचना में जो कृत्य होते हैं, मतलब बी को क्या होता है डी पढ़ लेता है, और कभी कभी क्या हो जाता है डी को वो बी पढ़ता है। तो मतलब वहाँ पे वो समन्वय नहीं कर पाता है दिमाग से, तो क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनताग्रसित श्रेणी में रखते हैं। तो कौन से जो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है कि जिनको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मानसिक न्यूनताग्रसित कैटेगरी में यहाँ पर रखते हैं। तो ए ऑप्शन है 70 से कम वाले बच्चों में। फिर है बी ऑप्शन कि 70 से ऊपर वाले बच्चों में, 80 से 100 के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो 70 से कम वाले बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं या जो बालक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर मानसिक न्यूनताग्रसित श्रेणी में रखते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो 90 से यहाँ पर 110 के बीच होता है वो सामान्य बालक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 90 से 100 के बीच, यहाँ पर 110 के बीच होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मानसिक न्यूनताग्रसित तो यहाँ पर 70 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम यहाँ पर दिया। तो अधिगम में किसने यहाँ पर प्रभाव का नियम दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाटसन ने दिया था, या फिर यहाँ पर थार्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर थार्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं, प्रभाव एवं त्रुटि का नियम यहाँ पर दिया था। इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। तो अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो यहाँ पर अवधान के जो आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं, अवधान का मतलब क्या होता है रुकावट। तो यहाँ पर कौन से निर्धारक होते हैं, रुचि होती है, लक्ष्य और अभिवृत्ति होती है, उद्दीपक वस्तु और प्रविधि होती है, प्रकाश ध्वनि और गंध होती है, या फिर पुरस्कार दंड और प्रोत्साहन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर रुचि लक्ष्य और अभिवृत्ति हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। या फिर बी ऑप्शन है कि बच्चे खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या फिर सी ऑप्शन है कि बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों यहाँ पर प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। या फिर बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का यहाँ पर प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर जिज्ञासु होते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, सभी चीज़ें जानने की उनकी इच्छा होती है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत से सारे प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर जो भी वो देखते हैं उसकी आपके क्या करते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रगति का अंग है, या फिर बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो जाता है, उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, या फिर बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें, उन पर अत्यधिक ध्यान ना दे, या फिर असावधानी के कारण बच्चे यहाँ पर त्रुटियां करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। अगर बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का यहाँ पर सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। अगर आपको विद्यालय में लिंग भेदभाव मतलब कि जेंडर जो रूढ़िवादिता होती है उससे अगर आपको बचना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। ए ऑप्शन है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बी ऑप्शन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना तथा सख्ती से उसका पालन करवाना, या फिर संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या फिर शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का यहाँ पर अधिसंज्ञान करना। तो यहाँ पर यही हो जाएगा तरीका सबसे अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना कि बच्चे किस तरीके से वहाँ पर पक्षपात कर रहे हैं उनको समझाना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर यहाँ पर किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है कि यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या फिर यहाँ पर यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या फिर यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, या फिर यह हाथ के किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यहाँ पर तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि औचित्य जो है उसकी स्थापना किस आधार पर यहाँ पर की जा सकती है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि यह जो व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होती, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, उनमें व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको व्यक्तिक विभिन्नता वाला जो भी आपको सीटेट में ऑप्शन मिले ज़्यादातर यही ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि सीटेट में क्या माना जाता है कि हमें जो व्यक्तिक विभिन्नता है उसका आदर करना है, उसको हमें यहाँ पर समस्या की तरह नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया, या फिर समुचितता कर लिया है। यहाँ पर तो उसने यहाँ पर अनुकूलित कर लिया है, क्योंकि वो क्या कर रही है, अब वो दाल चावल खा लेती है। उसने अपने माइंड में एक स्कीमा सेट कर लिया है कि हमें जो दाल चावल मिलेगा वो हम खा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उसने अनुकूलित कर लिया है, अपने आप को ढाल लिया है उसमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर किस यहाँ पर अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो है स्टर्नबर्ग में यहाँ पर त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया, तो संदर्भगत के अलावा, अवयवभूत के अलावा, सामाजिक या फिर अनुभाविक के अलावा यहाँ पर हो जाएगा। तो सामाजिक के अलावा इन्होंने स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें यहाँ पर समायोजित किया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है कि विद्यार्थियों के अनुबंध कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय के में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण यहाँ पर योग्यता पर। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर ही हो जाएगा, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो मानते हैं कि सभी जो बालक होते हैं उनमें बुद्धि अलग अलग पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या यहाँ पर अधिगम के लिए आवश्यक है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वर न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या फिर विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या मानते हैं, जो जीन पियाजे हैं वो मानते हैं कि बालक जो होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने जो है ज्ञान की रचना वह स्वयं करता है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है कि विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे से ही आपको वाइगोस्की और यहाँ पर जो है जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसका डिटेल में थ्योरी पोर्शन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जो स्कीमा होता है उसका निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है। तो इन क्रियाओं को क्या जाना जाता है, यहाँ पर जीन पियाजे कहते हैं कि अगर बालक ने कोई भी चीज़ पहले देख रखी होती है तो वो अपने स्कीमा में क्या कर लेता है, यहाँ पर संचित कर लेता है। जैसे कि उसने बिल्ली पहले देखी थी, उसके कितने पैर थे, 4 पैर थे यहाँ पर। तो अब अगर वो कुत्ते को यहाँ पर देखता है, किसको देखता है, कुत्ते को, तो जब कुत्ते को देखता है तब भी वो देखता है कि उसके भी 4 पैर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जानकारी में विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पर वो कुत्ते को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि उसके बोलने मतलब आवाज़ के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो जीन पियाजे इसको क्या कहते हैं, समावेशन और अनुकूलन के रूप में कहते हैं, समीकरण और संशोधन के रूप में कहते हैं, समावेशन और समायोजन के रूप में कहते हैं, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं टोटल इस तरीके से ही 15 प्रैक्टिस सेट अब डेली लेकर के आ रहा हूँ। इसी तरीके से ईवीएस की भी मैंने यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, और हिंदी की भी स्टार्ट है प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पर भी उसके भी 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि यहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो जाए और आपके यहाँ पर 120 प्लस आप सीटेट में स्कोर कर पाएँ। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अगर उसकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उससे अगर शिक्षक को निपटना है तो क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना चाहिए, या फिर बच्चों से बातचीत करना चाहिए कि उनके दृष्टिकोण में महत्व देना चाहिए उसको, या फिर विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम शर्तें लागू करें, या फिर शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके यहाँ पर अपनाए जाने चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, क्योंकि जब बच्चे क्या होगा वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता वाले होंगे तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे समस्या आ रही है, और उनका जो दृष्टिकोण है, उनके सोचने का जो तरीका है, उसको अगर आप महत्व देंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस बालक को कहाँ पर समस्या हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियां में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि आकलन तभी उद्देश्यपूर्ण होगा इससे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यहाँ पर फीडबैक मिल सके, बच्चों को भी फीडबैक मिल सके, और यहाँ पर टीचर को भी फीडबैक मिल सके, ताकि वहाँ पर कुछ सुधार किया जा सके। तो ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में यहाँ पर प्रशिक्षित करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करके उनको शिक्षण कराना है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या यहाँ पर होती औसत बुद्धि वाले बच्चों में।
ग्रामीण बच्चों में, अध्ययनशील बच्चों में या फिर कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। तो यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि के ही जो बच्चे होते हैं उनमें ही समायोजन की यहाँ पर समस्या हो जाती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का है, संरचनाविदों का है, मनोविश्लेषकों का है या फिर गेस्टाल्टवादियों का है। यहाँ पर तो गेस्टाल्टवादियों ने ही क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पर दिया था, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है जो भाटिया बैटरी का प्रयोग था वो किसके मापन हेतु यहाँ पर किया गया था? व्यक्तित्व के मापन के लिए किया गया था, रुचि के लिए किया गया था, बुद्धि के लिए या फिर अभिक्षमता के लिए यहाँ पर किया गया था? तो ये जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये बुद्धि के लिए किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? तो यहाँ पर अभिक्रम आयोजित जो अधिगम है उसका प्रत्यय किसने दिया है? हल ने दिया है, थांडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है या फिर वाटसन ने यहाँ पर दिया है? तो ये स्किनर ने दिया है, इसलिए सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक उसे बच्चों के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर, यह एक उपशमक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, या फिर वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, या फिर विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है, या फिर इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक एक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। वह अपने विचारों द्वारा खोज हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, क्योंकि जो बालक होते हैं वो खुद से यहाँ पर अपने विचारों की खोज करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी यहाँ पर गतिविधि में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए गतिविधि में भाग लेते हैं, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या करना है? अपनी रुचि के लिए यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में और फिर वो वहाँ पर गतिविधि में भाग लेंगे तो सर्वाधिक तरीके से वो सृजनशील हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी यहाँ पर होती हैं, एक शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या फिर बाधा के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। तो संसाधन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बहुभाषिकता है उसको हमें संसाधन के रूप में लेना है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियाँ यहाँ पर क्या हैं? अगर विद्यार्थियों द्वारा कोई गलती की जाती है और त्रुटियाँ की जाती हैं तो बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए यहाँ पर अच्छा अवसर होता है, या फिर शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक होती है, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में यहाँ पर देखी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में यहाँ पर देखा जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? स्मरण में, समझ में, सृजन में या फिर विश्लेषण में यहाँ पर हो जाएगा। तो सृजनशील होने के लिए यहाँ पर प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं बच्चों को? ठीक कहते हैं, शाबाश कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, ये कहना क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक पुनर्बलन है या फिर नकारात्मक यहाँ पर पुनर्बलन है? तो अगर आप वहाँ पर बच्चे को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? यहाँ पर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता का उत्पन्न करना, या फिर छात्रों को क्रियाशील बनाना, या फिर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर आप श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य क्या होगा?
तो यहाँ पर आपको याद रखना कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है और छात्रों में सृजनात्मकता भी उत्पन्न करनी होती है और छात्रों को क्रियाशील बनाना होता है। तभी तो आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं कि बच्चे वहाँ पर प्रभावशाली बन सके, सृजनात्मक हो सके, क्रियाशील हो सके। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहाँ पर कथन सही हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाले यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।